हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो अभी हम लोग बीपीएससी का घटना चक्र देख रहे हैं और इसमें हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीरियल नंबर 38 तक देख लिया है। हालांकि जो क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं या छूट जाते हैं उसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो उसको एक साथ उसमें मिला करके उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 39 के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान के लिए न्यूनतम वर्ष की उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये 18 है, लेकिन ये वैसे अपडेटेड नहीं है। कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 18 है, जो कि वर्तमान में 2022 हो गई है। 2003 में 18 था, लेकिन वर्तमान में 2022 हो गई है। तो इसलिए बाकी जो ऑप्शन है उसमें हम इसे करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 18 मानते हैं। लेकिन अपडेटेड के हिसाब से 22 भाषाएं हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये इनके समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो त्वरित निर्णय ये सही है, लचीलापन ये सही है, बड़े देशों के लिए एक आदर्श ये सही नहीं है, ये गलत है, कानूनों की एकरूपता ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि सही नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रित प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने ही पंचायत स्तर पे त्रिस्तरीय शासन की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 46। अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी, निम्नलिखित सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ये ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है सो क्या है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब हम लोग देखते हैं भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत सचिव समिति केवल है। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत सचिव प्रशासनिक प्राधिकारी है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही इसे देखे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये 1206। ये जब 2007 को किया गया था तो ये 1206 था।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जर्मनी है, यही नहीं है। ये फ्रांस अस्थायी सदस्य है, ग्रेट ब्रिटेन भी अस्थायी सदस्य है और चाइना भी अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा अमेरिका और रूस भी अस्थायी सदस्य हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चाइना न्यूज, ये सही नहीं है। चाइना टाइम्स, ये भी सही नहीं है। ये न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में की गई थी, बेंगलोर में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 1987 में की गई थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस तरह से जो सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक सत्तापन, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य या जनवादी गणतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रस्तावना को जरूर याद कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार प्रस्तावना से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे कि कब 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसका सही कर्म क्या है। और अगर आप लोग पॉलिटी की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और साथ ही हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 61। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ये इसलिए है क्योंकि ये प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरुआत होता है, इसलिए ये सार्वभौमिकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को, राज्य की जो पूरी शक्ति है वो जनता में समा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो भारत में प्रजातंत्र किस पे आधारित है कि यहाँ जो राज्य की शक्ति है वो सारी जनता में समर्पित है, और जनता सरकार को चुन सकती है, अगर सरकार को बदल सकती है, यानी ये प्रजातंत्र। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?
तो भारतीय संविधान संघीय है, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। एकात्मक है, ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। संसदीय है, ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। पूर्ण रूप से सही ये है कि प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। तो ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का भी विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सारे में कुछ शर्त जोड़े गए हैं। और अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो आप हमारी पॉलिटी सीरीज का भाग 2 देख सकते हैं। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये तीनों सही है, केवल ये डी। आप भारतीय बैंक में कितना भी पैसा जमा कर दो, आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो विधि का नियम या कानून के अधिकार का मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून, अमीर गरीब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, इसी को विधि का कानून या कानून का राज्य कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकार और को लागू करने का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार? तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। आपको थोड़ा इसमें 4-5 अनुच्छेद के बारे में बता देते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 मूल अधिकार को अल्पीकरण करता है। 14 विधि के समक्ष सभी समान है। 15 धर्म वंश जाति लिंग इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में अवसर की क्षमता है। इससे आगे अगर डिटेल में जानना है तो हमारी पॉलिटी सीरीज का वीडियो शुरू से देखिए, आपको वहाँ धीरे धीरे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के 1 में या क में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ये मूल अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार ये था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्वक होने का अधिकार, देश में घूमने का अधिकार। ये चारों सही है, इसमें बी जो है सो केवल नहीं है, अभी नहीं, 1978 में इसे हटा दिया गया, उससे पहले यह भी था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो ये जो अधिकार परीक्षा है इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में सम्मिलित है, इसमें ये है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया है।
और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी भाग 4 में वर्णित है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। यह मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है, इसे राज्य सरकार स्वेच्छा से लागू कर सकती है। तो यानी इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है कि इसे लागू करे या लागू ना करे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 में क जोड़ा गया है, जिसमें पहले तो 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन है। ये नहीं है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये भी नहीं है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये सही है। ये मौलिक कर्तव्य, जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से एक ये भी है। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये तो हमारा मूल अधिकार है। छुआछूत, ये भी हमारा मूल अधिकार है। इसमें से केवल ये भी है। और अगर आपको पॉलिटी सीरीज पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप हमारी पॉलिटी का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसमें बी और सी दोनों सही हैं। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि जनता इसे डायरेक्ट नहीं चुनती है। जनता के जिसे चुनती है, यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और खुला बैलेट भी नहीं होता है। तो इसके बी और सी सही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को किसे सौंपा जाएगा। तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 मत से पारित हो जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, जैसे न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सभी को, महान्यायवादी हो गए, इन सभी को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं। भारतीय के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर के चतुर्थ वर्गीय यानी ग्रुप डी स्तर के कर्मचारी सारे सीधे राष्ट्रपति के अंदर में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो ये मंत्रिमंडल सचिव, ये सबसे बड़ा पोस्ट है। जितने भी आईएएस बनते हैं उसमें सबसे बड़ा पोस्ट यही है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये सबसे बड़ा पद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार को भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 1 के तहत केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति पूरी भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, 87 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हथियार बंद विद्रोह, बाहरी आक्रमण, युद्ध के आधार पर। ये सारे आंसर सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अनुच्छेद 352 के तहत। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।